आज कंचन को नहाए हुए 2 दिन हो चुके थे क्योंकि उसके पीरियड्स अभी अभी ख़त्म हुए थे और उसके खुशी में आज उसने बहुत सारे सपने सजाए थे और पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश की थी। वह हर महीने इसी तरह करती थी। हर महीने उम्मीद बांधती थी, फिर महीने के लास्ट में उसकी उम्मीद फिर से टूट जाती थी। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे, उसको औलाद चाहिए थी। आज की रात बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसा लग रहा था आज की रात थम गई हो। कमरे में हर जगह सजावट थी, फूलों की पत्तियां बाहर से लेकर कमरे के अंदर तक फैली हुई थी। कमरे के अंदर एंट्री करते ही गुलाब की फूलों की खुशबू भीनी भीनी आ रही थी। अखिलेश अंदर दाखिल हुआ तो कदम जैसे रुक गए थे। वह देखने में बहुत ही डिसेंट बंदा लग रहा था। हाइट उसकी 6 फीट थी, उसकी चौड़ी छाती वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। कमरे में अंधेरा था, गुलाब की खुशबू से उसे उलझन सी हुई थी। वह पलटने ही वाला था, किसी ने अपने गर्म हाथों से पीछे से उसकी आंखों पर अपने हाथों से पकड़ मजबूत बना ली थी। पहचानो, नरमी से हंसती हुई आवाज में चौंका था। एक झटके से हाथ हटाया। कंचन सामने खड़ी थी, हल्के पिंक कलर के साड़ी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अखिलेश पर गजब ढा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। वह कुछ कहती उससे पहले कि वो माथे पर बल डालकर बोला, ये क्या हुलिया बना रखा है अपने कमरे का तुमने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इंसान कितना थका हुआ होता है, अपने कमरे में आराम करना चाहता है, और तुमने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है और कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? उसकी आवाज़ भारी और गुस्से से उभर रही थी। कंचन जरा सा मुस्कुराकर बोली, जाने मन, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया है। देखिए ना, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है और आप नाराज हो रहे हैं, अपनी मासूम सी पत्नी का दिल तोड़ रहे हैं। अखिलेश बहुत गुस्सा हुआ था। खूबसूरत नहीं, मुझे ये सब तमाशा बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने गहरी सांस ली थी। क्या ज़रूरत थी इन सब फालतू खर्च करने की, जब कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा? मुझे एक वारिस चाहिए और तुम मुझे नहीं दे सकती हो। मैं अब थक गया हूँ। कंचन के चेहरे की रंगत पल भर में उड़ गई थी, मगर वह चुप नहीं रही। वह हिम्मत करके बोली, ऐसी बात नहीं है, ये सब खूबसूरती की एक पहचान है और हमें इसे दिल की नज़रों से देखनी चाहिए। आप ऐसी बातें मत करो, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं आज ही डॉक्टर से मिली थी, उन्होंने बताया कि कभी कभार टाइम का फ़र्क हो जाता है। औरत का जिस्म हर महीने सिर्फ कुछ दिनों में प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होता है। मैंने हर एक चीज़ पर बहुत बारीकी से जांच की। आप मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनिए। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कभी भी हमारे घर खुशियाँ नहीं आएगी। वे और ज़्यादा कुछ कहती उससे पहले ही अखिलेश गुस्से से मुस्कुराया था। फालतू की बातें हैं। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले वो बोली, नहीं, आपकी सोच गलत है। मेरी बात एक बार कान खोल कर सुन लीजिए। मैं आपके लिए हमेशा अच्छा सोचती हूँ। जबकि वह हाथ बांधकर खड़ा हो गया था। गुस्से वाले अंदाज में उसको देखने लगा था, जबकि उसका अंदाज गलत साबित करते हुए बोली, डॉक्टर ने बताया है कि औरत का शरीर पीरियड्स के तुरंत बाद अगर पति से शारीरिक संबंध ठीक हो तो उसको कभी भी बच्चा ठहर सकता है। अखिलेश ने उसके इस बात पर गुस्सा किया और उसकी बात को काट दी। तुम्हें लगता है इन 4 सालों के बाद भगवान कोई चमत्कार करेगा? अब मुझे इन सब बातों से कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। कंचन, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है हमने इन 4 सालों में कितनी बार ट्राई की है और ये बातें फालतू की बातें हैं। इसलिए मुझे किसी भी डॉक्टर के इलाज के लिए उस्काया मत करो। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है, मैं अब हर चीज़ से थक चुका हूँ। उसकी आवाज़ में अब मायूसी झलक रही थी। कंचन ने अपने ऊपर कभी हार हावी होने नहीं दिया था। आप थक गए होंगे, मैं जानती हूँ। उसके पास आई, उसके चेहरे के पास होकर बोली, मगर कभी कभी भगवान के घर में देर हो जाती है, पर वह अपने भक्तों को हमेशा देखता रहता है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप दोनों की सेहत अच्छी है तो वक्त और समय लग सकता है, बच्चा पैदा हो सकता है। इस बार मेरी बात पर आप विश्वास कर लीजिए। मैंने बहुत उम्मीद के साथ आज ये सब किया है। मुझे विश्वास है मेरा भगवान मेरी उम्मीदों को नहीं तोड़ेगा। एक औरत होकर जब मैं हिम्मत नहीं हारती तो आप एक मर्द होकर क्यों हार रहे हो? अखिलेश ने नजरें चुरा ली थी। वक्त वक्त की बात है, डॉक्टर का इलाज अब तुम बताओगी मुझे, कब और कैसे क्या करना है और कैसे जीना है, अब तुम बताओगी मुझे। मैंने सुना है कि अगर सच्चे मन से सच्चे तन से छठी मैया की पूजा की जाए तो इस साल हमें जरूर बच्चा हो सकता है। इस बार छठ पूजा करें। देखो कंचन, ये सब फालतू की बकवासबाजी मुझे अच्छे नहीं लगते। क्षेत्र के अपने अलग अलग ही भगवान होते हैं। हमने कभी छठ पूजा नहीं मनाई और इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम अब इन बातों को मुझसे दूर रखा करो।
कैसे जीना है मुझे अच्छी तरह से पता है। उसका दिमाग अब खराब हो चुका था। ये बातें उसे अजीब परेशानी में डाल देती थी। कंचन की आवाज़ में अब वही नरमी फिर से जगमगाने लगा था और साथ में दुखी भी शामिल हो गया था। नहीं, बस चाहती हूँ हम दोनों एक ही डायरेक्शन में कोशिश करेंगे तो भगवान हमारी इच्छाओं को जरूर सुन लेगा। डॉक्टर ने कहा है कि पीरियड्स के तुरंत बाद हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, सोएंगे तो भगवान हमारी इच्छाओं को जरूर सुनेगा और हम दोनों चाहें तो ये समस्या हल हो सकते हैं। अखिलेश ने गुस्से से चीखते हुए बात की। तुम ये सब चोंचलेबाजी बहुत अच्छी कर लेती हो, लेकिन हकीकत बदल नहीं सकती। तुम हर महीने पीरियड्स के बाद ऐसी फालतू बातें लेकर बैठ जाती हो और फिर बाद में रोती फिरती हो जब पीरियड्स आ जाते हैं। मैं और ज़्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मेरी बातों को समझो, मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई है। कंचन ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे दिल के शोर को सुन रही हो। फिर धीरे से बोला, रोती क्यों हो? क्योंकि हर बार तुम मेरी उम्मीदों पर पानी फेर देते हो। शायद भगवान भी हमारी परीक्षाओं को देख रहा है। अखिलेश, कभी कभी विश्वास ही वो ताकत बन जाती है जो खुद सुनी जा सकती है। अखिलेश ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई जिद नहीं थी, सिर्फ विश्वास ही विश्वास झलक रहा था। कमरे की खुशबू एक बार फैलने लगी थी। गुलाबों की पंखुड़ियाँ हवा के साथ हल्की सी शरारत कर रही थी। अखिलेश ने गहरी सांस ली थी। ठीक है, उसने मध्यम आवाज में कहा, डॉक्टर की बात मान लेते हैं, लेकिन ये आखिरी बार है। मैं फिर कभी तुम्हारे पास इस ख्याल से नहीं आऊँगा। कंचन ने धीरे से मुस्कुराकर चिराग बुझा दी और उस पल उसके प्यार में डूबकर एहसास करने लगी थी। आंखों से धीरे धीरे आंसू भी बह रहे थे, लेकिन उसको विश्वास था इस बार वे अपना मकसद हासिल कर लेगी। इस बार वे रात उन दोनों ने बड़ी अजीब तरह से बिताई थी, जिसमें अखिलेश दिमागी तौर से अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते खुश नहीं था और कंचन चाहती थी कि हर रात उनकी खुशी में बीते। अखिलेश के चेहरे पर पहली बार विश्वास की एक लहर जगमगाई थी, लेकिन उसके साथ थकन भी था। गुलाबों की खुशबू अब हल्की हल्की गहरी हो गई थी, जैसे उम्मीदों ने पहली सांस ली हो। अगली सुबह की रोशनी धीरे धीरे पर्दों के किनारों से छन छन कर अंदर आ रही थी। वह नाश्ता कर चुका था, अब ऑफिस के लिए निकल रहा था, लेकिन हमेशा की तरह वह अपनी माँ के पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी समझता था। उनके कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर बोला, माँ, मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए। आज ऑफिस में फाइलों का ढेर है, रात को थोड़ा लेट भी हो सकता हूँ। आप आराम कर लीजिए, सुबह मुलाकात होगी। शीतला देवी हल्की आवाज में बोली, अखिलेश इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अखिलेश के कदम रुक गए थे। चेहरे पर हल्की उलझन की घड़ी का साया नजर आ रहा था। सांस लेकर पलट आया था, धीरे से सोफे के पास बैठ गया। मम्मी, सब ठीक है? शीतला देवी की नजरें फर्श पर जमी हुई थी, फिर धीरे से बोली, तुम मेरे इकलौते वारिस हो, मगर तुम्हारा कोई वारिस नहीं। यही टेंशन मुझे सोने नहीं देती। अखिलेश चौंक कर सीधा बैठ गया था। माँ, ये बातें आप फिर से लेकर बैठ गई हैं? हाँ, फिर से लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ तुम्हारी इतनी दौलत, तुम्हारे इतने कारोबार, तुम्हारी इतनी फैक्ट्रियाँ, तुम्हारी इतनी इज्जत, लेकिन अगर तुम्हारी अपनी औलाद ना हुई, ये सब किस काम का होगा? ये सब बेकार है। हमारे बाद ये रिश्तेदार हमारी जायदाद को गिद्धों की तरह नोच कर खाएगी। तुम देखना, किसी को तुम्हारा दुख याद नहीं आएगा, बस तुम्हारा पैसा याद आएगा। अखिलेश ने हाथ जोड़कर माथे पर हाथ रखा, जैसे थकन से झुक गया हो। मैं क्या करूँ माँ? हर अच्छे डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, हर रिपोर्ट साफ है, वह भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बस भगवान ने देर लगाई हुई है। अब मैं इस सब बात पर भी शक करने लगी हूँ। शीतला देवी ने इन शब्दों को बोला और सांस ली। ये सब बातें दिल बहलाने के लिए हो सकती है। तुम्हारी पत्नी खुद डॉक्टर से बात कर लेती होगी, पढ़ी लिखी है, चालाक भी है। हो सकता है वह पहले ही उनसे कह देती हो कि जब हम दोनों आए तो यही कहना सब ठीक है, बस भगवान की तरफ से देर है। तुम नहीं जानते, आजकल की लड़कियां बहुत दिमाग लेकर चलती हैं। अखिलेश ने सर उठाया। माँ, आप हद से ज़्यादा सोचती हैं। कंचन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। शीतला देवी की आवाज़ में कड़वाहट आ गई थी। तो फिर 5 सालों में तुम्हें औलाद क्यों नहीं हुई? इतना वक्त किस लिए लग रहा है? भगवान की कृपा है तुम दोनों खुश रहते हो, एक साथ रहते हो, तब भी। और इतनी दवाइयाँ, ये सब किस लिए? तुम मानो या ना मानो, ये औरत मुझे ज़रूरत से ज़्यादा चालाक लगती है। ये अपने फ़ायदे के लिए ये सब काम कर रही है, ताकि तुम उस पर कोई शक ना करो। ये ज़रूर बांझ है। अखिलेश हल्के कांपते हुए शब्दों में बोला, माँ, ऐसी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी चाहता हूँ मेरे घर में औलाद हो, कौन मर्द नहीं चाहेगा, लेकिन शायद ये किस्मत की समस्याएं हैं। हम चाह कर भी सब कुछ नहीं बदल सकते हैं।
शीतला देवी उसके तरफ झुककर बोली, किस्मत में सब कुछ है, मगर किस्मत भी उन्हीं की बदलती है जो खुद बदलना जानते हैं। तुम चाहते ही नहीं, इसलिए रुके हुए हो। एक बात मेरी फिर से मान लो। वह फिर धीरे से आवाज में बोली, तुम दूसरी शादी कर लो। अखिलेश पल भर के लिए बिल्कुल चुप हो गया था। क्या कहा आपने? वह आश्चर्य से बोला था, हाँ, दूसरी शादी। धानी तुम्हें पसंद करती है और मैंने भी गौर किया है। वह तुम्हारे लायक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और बिजनेसमैन दिमाग रखती है। तुम्हारे लिए वह तुम्हारी कई समस्याओं में काम आ सकती है। इज्जत भी होगी, सोच कर देखो। अखिलेश बिल्कुल चुप हो गया था। उंगलियों से अंगूठी को घुमाता रहा। माँ, आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं? मैं किसी और औरत को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकता हूँ? मैं तो कहती हूँ उस कंचन को भी रख लो। उसे डिवोर्स देने की क्या जरूरत है? मगर धानी से शादी कर लो। मुझे अब पोता देखना है। शीतला देवी की आवाज अब ठोस हो गई थी, जैसे फैसला सुना चुकी हूँ। मैंने खुद मालूम किया है, वह बिल्कुल सेहतमंद है। वह शायद तुम्हारे बच्चे को जन्म जरूर दे सकती है, फिर तुम्हारे दिल से ये बोझ भी उतर जाएगा। अखिलेश के होंठ जरा से हिले, मगर कोई शब्द नहीं निकले थे। वह सिर्फ माँ की आंखों में देखता ही रह गया। वहाँ डर छुपा हुआ था, एक परिवार के डूबने का, इस परिवार का वारिस ना होने का डर। कमरे में कुछ देर चुप्पी रही। शीतला देवी धीरे से बोली, सोच लो बेटा, टाइम हाथ से निकलता ही जा रहा है तो फिर पछतावा ही रह जाता है। अखिलेश ने उठने की कोशिश की, मगर फिर रुक गया था। नजरें नीचे थी, दिल कहीं और था। मैं चलता हूँ। मम्मी, दफ्तर के लिए देर हो रही है। देर अब तुम्हारी जिंदगी में भी तो हो रही है बेटा। दफ्तर में नहीं, तुम सोच लो और समझ लो। इसमें तुम्हारा ही भविष्य तुम्हें मिलेगा। वह पलटा नहीं, बस धीरे से दरवाजा खोला, मगर चेहरे पर सुकून नहीं था। कदम भारी थे। दिल के किसी कोने में वह फैसला जिसे वह इनकार नहीं करना चाहता था, वह अब खामोशी में डूब चुका था। वक्त धीरे धीरे बीतता ही जा रहा था। दोपहर की रोशनी शीशे से होती हुई पर्दों से छनकर मेज पर फैल रही थी। अखिलेश अपने केबिन में बैठा फाइलों के ढेर में बिल्कुल गुम था। एयर कंडीशन कमरे में सिर्फ कलम की हल्की सी आवाज घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। अखिलेश ने कहा, दरवाजा खुला है। तो धानी ने अंदर कदम रखा। हल्की महंगी खुशबू, विश्वास से भरी मुस्कुराहट और आंखों में चमक। दरवाजे पर रुककर बोली, मैं आ सकती हूँ मिस्टर अखिलेश जी? अगर आपकी परमिशन हो तो ये खूबसूरत लड़की आपके कमरे में दाखिल हो जाए। अखिलेश के होंठों पर दबी सी मुस्कुराहट उभरी थी। जी, आपको परमिशन दी जाती है। धानी हंसते हुए अंदर आई और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अखिलेश कलम रोककर बोला, बहुत दिनों के बाद तुमने ऑफिस का चक्कर लगाया है। तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? सब बहुत अच्छा जा रहा है। वह बड़ी तसल्ली भरे शब्दों में बोली, आंटी का फोन आया था, बता रही थी कि तुम काफी परेशान हो। क्या बात है? अखिलेश ने नजरें झुकाए मेज पर पड़ी हुई फाइल बंद कर दी। कुछ खास नहीं, बस घरेलू उलझन है। तुम्हें तो पता है, माँ तो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना पसंद करती हैं। परेशानी इतनी नहीं जितनी बताई गई होगी। धानी ने जरा सा सर झुकाकर उसके चेहरे को गौर से देखा। परेशान ही तो लग रहे हो। मुझसे बातें करके तुम अपना दिल हल्का कर सकते हो। अगर तुम अपनी परेशानी बताओगे तो क्या पता मेरे पास तुम्हारे परेशानी का हल निकल आए। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ शायद। कुछ बातों का वजन अंदर रह जाता है। धानी चुप रही, फिर धीरे से अपने हाथ अखिलेश के हाथ पर रख दिया। मैं जानती हूँ तुम पर किस बात का बोझ है। आंटी ने मुझे बता दिया है। तुम्हें अपने वारिस के ना होने की चिंता सता रही है। अब दूसरी शादी के बारे में भी सोच रहे हो। अखिलेश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अच्छा, तो मेरी माँ ने तुमसे ऐसी बात की है? हाँ की है, और तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए। मैं काफ़ी बोल्ड हूँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरे जो दिल में होती है वही जुबान पर लाती हूँ। वह पल भर रुकी, फिर बोली, मुझे कंचन से कोई दुश्मनी नहीं है। वे तो बहुत अच्छी है, साधारण सी लड़की है, मगर शायद तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं निभा सकती। बात किसी ने सच ही कहा है। घर सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलता, दिमाग, फैसले और समझ भी होनी चाहिए। तुम्हारे पास सब कुछ है, इज्जत है, हैसियत है, मगर तुम्हें एक ऐसी औरत चाहिए जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, ना कि पीछे रहकर बस भगवान से प्रार्थना करती फिरे। अखिलेश की नजरें अभी उसके चेहरे पर जमी हुई थी, मगर चेहरे का असर बिल्कुल साफ था। तुम कहना क्या चाहती हो धानी? वह मुस्कुराई, पल भर बिल्कुल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, और जहाँ तक मैं बिल्कुल कंवारी हूँ, और हाँ, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं, बल्कि सच कहूँ तो शायद तुम मुझे काफ़ी वक्त से अच्छे लगते हो। इसलिए आज खुद आ गई हूँ ताकि तुम्हें साफ साफ बता दूँ। अगर तुम मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा सोच रहे हो तो मेरी तरफ से जवाब हाँ है।
वहाँ कमरे में पल भर के लिए सन्नाटा छाया था। अखिलेश ने गहरी सांस ली, कुर्सी से जरा पीछे हटा और धीरे से बोला, तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो? शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है। मैं अपने घर में अकेला हूँ, अपनी पत्नी को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई तो एक बात दिमाग में रखना, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर डिवोर्स नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धानी ने होंठ पर हल्की सी हंसी के साथ चुप हुई। वह उसे पहले से ही जानता था। वह हमेशा नंबर 1 बनना चाहती थी और इसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। हाँ, वह सच कह रही थी। वह अभी तक कंवारी थी, उसे अभी तक कोई लड़का पसंद नहीं आया था और वह शायद मेरे टाइप की नहीं थी। धानी बोली, कौन आपसे अलग होना चाहेगा? तुम जैसे आदमी अब कहाँ रह गए हैं। तुम एक अच्छे इंसान हो और शायद यही वो चीज़ है जिसने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा है। अखिलेश ने नज़र नीचे की। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, घर पर बात करनी होगी। माँ से, अपनी पत्नी से, अपनी समस्याओं को अपने तरीके से सुलझाऊंगा। धानी ने अपने बाल कान के पीछे किए। बदलने की ज़रूरत भी नहीं, बस कदम उठाने की ज़रूरत है। तुम सोच लो, मैं तैयार हूँ, जब तुम चाहो, जिस तरह चाहो। अखिलेश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं घर जाकर बात करता हूँ, फिर तुम्हें खुद खबर दे दूंगा। धानी उठकर खड़ी हुई। ठीक है मिस्टर अखिलेश जी, मैं इंतजार करूंगी, मगर ज़्यादा नहीं। वह चलती हुई दरवाजे तक गई, फिर पलटकर बोली, हाँ, अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर न लाया करो। तुम पर गंभीरता अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुस्कुराहट तुम्हें और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में खुशबू की एक लकीर हल्की सी बाकी रह गई। अखिलेश के दिमाग में वह सब देर तक घूमते रहे। मेरी तरफ से हाँ है। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें कमरे में दाखिल हो रही थी। हल्की सी नाराजगी के साथ सोफे पर बाजू गिराए हुए थी, जहां शीतला देवी अपना चश्मा पहने कुछ किताबें लिए बैठी थी। दरवाजा धीरे से खुला। अखिलेश अंदर आया। चेहरे पर उलझन थी, कुछ बेचैनी बाकी थी। यह आपने धानी को फोन करके क्या कहा था? वह सीधा जाकर उनके बराबर में बैठ गया। शीतला देवी ने चश्मा उतारा। क्या मतलब? वह ये है कि आज ऑफिस में धानी आई थी और मेरे सामने बैठकर साफ साफ कह रही थी कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। मम्मी, मैंने सुबह ही आपको हाँ नहीं कहा था, फिर आपने उससे बात क्यों की? शीतला देवी किताब मेज पर रखते चेहरे पर जरा सा तसल्ली भर सांस ली। मैंने सिर्फ बात की थी, उससे हाँ नहीं भरी थी। अगर वह तुम्हारे पास खुद गई थी तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे अंदर अभी दिलचस्पी रखती है। और बेटा, ये तो खुशी की बात है, किसी औरत का तुम जैसे आदमी से दिलचस्पी रखना ये कोई मामूली बात नहीं। अखिलेश ने सर झुकाकर गहरी सांस ली। मम्मी, कंचन ये बात कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगी। वह बहुत जज्बाती लड़की है, उसे पता चला तो वह टूट जाएगी। शीतला देवी सीधे शब्दों में बोली, तो हम क्या करें? उसके जज्बातों के आगे अपनी नस्ल को दाव पर लगा दे? मुझे अपने पोते की इच्छा पूरी करनी है। हमें वारिस चाहिए। तुम्हारा नाम आगे भी चलना चाहिए। कमरे में कुछ पलों के लिए चुप्पी छा गई थी। अखिलेश के चेहरे पर उलझन, बेबसी और थकन सब कुछ साफ दिखाई दे रही थी। फिर धीरे से बोला, मम्मी, मैं कंचन को नहीं छोड़ूंगा। अगर दूसरी शादी कर भी ली, और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ एक औलाद के लिए। मेरे दिल से मेरी कंचन को कोई नहीं निकाल सकता। मेरे लिए हमेशा कंचन मेरी पहली पत्नी रहेगी। मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। शीतला देवी ने चाय का कप रखकर बोला, बेटा, मैंने कब कहा कि उसे छोड़ दो? वह हमारे परिवार की बहू है, हमारे घर की इज्जत है। लेकिन अगर दूसरी औरत आ रही है तो वह भी इसी घर की बहू रहेगी। फिलहाल जो मकाम कंचन का है वह सिर्फ उसी का ही रहेगा, किसी और का थोड़ी होगा। अखिलेश कुछ कहता, उसी पल दरवाजा जोर से खुला। कंचन अंदर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, आंखों में आंसू थे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। अखिलेश ने चौंक कर पीछे देखा। शीतला देवी ने जरा सा अपने भौं को चढ़ाया, मगर चुप रही। कंचन ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, जवाब दीजिए मेरे बातों का। अखिलेश जी, ये सब क्या है? वह आगे बढ़ी, क्या मैं इतनी बुरी औरत हूँ? अब आपको किसी और औरत की जरूरत पड़ गई है? शीतला देवी गुस्से से भरे शब्दों में बोली, हाँ, कर रहा है मेरा बेटा दूसरी शादी, क्योंकि मैं अपने बेटे को एक बांझ औरत के साथ जिंदगी नहीं बिताने दे सकती हूँ। 5 साल हो गए, तुमने कौन सी खुशखबरी सुना दी है? इससे अखिलेश जल्दी बोल उठा, प्लीज ऐसी बात मत करो, मैं इससे खुद बात कर लूंगा। मैं क्यों ना बोलूं? शीतला देवी ने गुस्से से कहा, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मेरा बेटा दिन ब दिन मुरझा रहा है। हर माँ को अपनी नस्ल की फिक्र रहती है। अखिलेश ने हाथ उठाकर कहा, बस करो माँ, बस करो, अब चुप रहो, मैं खुद संभाल लूंगा अपनी पत्नी को। फिर कंचन की तरफ ध्यान दिया। कंचन, तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आप मेरे साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हो? अखिलेश, याद करो, किसी भी परिवार का और खानदान के चश्मो चिराग और वारिस का भगवान ये सब चुनाव करते हैं। इंसान के बस में कुछ भी नहीं है और भगवान ने हमारी किस्मत में देर लिखी होगी तो आप उसे बदल नहीं सकते। अगर हमारे यहाँ औलाद नहीं होती उसमें मेरी कोई गलती नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब किस्मत की बात है। अखिलेश ने हिम्मत करते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ कमरे में जाओ। नहीं जाऊंगी, मैं आपके हर सुख दुख में साथ खड़ी हूँ और आज जब मेरा वक्त आया तो आप दूसरी शादी कर रहे हैं। उसके कदम पीछे हटने लगे, चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। अखिलेश आगे कदम बढ़ा रहा था मगर वह अचानक मुड़ी और वहां से भागी थी। दरवाजे के बंद होने के आवाज के बाद कमरे में सिर्फ चुप्पी रह गई थी। शीतला देवी ने गहरी सांस ली। अब तुम ही देख लो, ये जज्बाती औरत घर संभालने के लायक है? ये तुम्हारे भविष्य को रोक रही है। अखिलेश ने नजरें नीचे की, कुछ कहना चाहा मगर शब्द जुबान में ही फंस गए थे। कमरे की हवाओं में सिर्फ कंचन की कांपती हुई आवाज गूंज रही थी। आप मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। कुछ देर वहीं बैठा था, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में दाखिल होते ही अखिलेश के कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। सामने सोफे पर कंचन बैठी थी, चेहरा आंसुओं से तर था, बाल बिखरे हुए थे, गोद में रखे रुमाल पर कई आंसू टपके थे। दरवाजा बंद होने की आवाज पर वह चौंकी और अगले ही पल उसकी आंखों में आग नजर आए थे। वह तेजी से उठी, आंसू साफ किए बिना चीखे कहा, इंसाफ नहीं अखिलेश, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप सुन रहे हैं ना, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अखिलेश ने गहरी सांस ली, शब्दों में हिम्मत बांधी। कंचन, बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला। अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई समस्या है तो हम दूसरी शादी करके अपनी औलाद की खुशी पूरी कर सकते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी जगह से हटाने नहीं जा रहा। तुम हमेशा मेरी पहली पत्नी ही रहोगी। तुम अपने नस्ल की आड़ में ऐसे जुल्म को छुपा नहीं सकते। मैंने डॉक्टर से बात की है, अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए और इस महीने की रिपोर्ट आने वाली है। अगर हम इलाज पूरे कर लें। कंचन, मैं अब थक गया हूँ। कितने इलाज कंचन? अखिलेश ने इस बात को काटी, आवाज भारी हो गई। 5 सालों से हर डॉक्टर, हर वैद्य, हर जगह हमने आजमा ली है, सिर्फ देर है। मैं अब थक चुका हूँ, मुझे अपना वारिस चाहिए। वो फूट पड़ी, आपको वारिस चाहिए या मोहब्बत? मैं तो यही समझी थी कि मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत होती है, लेकिन आपने उसे भी खराब कर दी और अपने वारिस के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया। अखिलेश का चेहरा बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैंने कब कहा? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे, लेकिन ये मोहब्बत हमारे किस काम की? तुम माँ नहीं बन सकती जब तक वारिस की इच्छा अंदर से न जला दे। एक माँ के लिए ये जज्बा बेकार है, मगर एक बाप के लिए भी ये खालीपन है और बहुत परेशानी वाली बात है। कंचन ने उसके बाजुओं को पकड़ लिया, आंखों से आंसू बह रहे थे। तो फिर मेरी मोहब्बत कहाँ गई? मेरा दर्द, मेरा प्यार सब बेकार है। मैं एक पत्थर हूँ, आप जानते हैं ना। मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं नरम शब्दों में बोला, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, सिर्फ तुम्हें एक और जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। वह झटके से पीछे हटी। औरत कोई जिम्मेदारी नहीं, वह एहसास है, और आप ये सब खत्म कर रहे हो। अखिलेश ने नजरें झुका ली। मैं अपनी माँ के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता। उनको डर है कि मेरे घर में बच्चों की हंसी गूंजे। मैं माँ को मना नहीं कर सकता तो आप अपने दिल की आवाज नहीं सुनोगे। और रो रही थी, मगर सब खाली सा हो गया था। वह औरत तो आपको सब कुछ दे सकती है, इज्जत, खुशी, शायद आपका वारिस भी, लेकिन आपको वह सुकून नहीं दे सकेगी जो मोहब्बत मैं देती हूँ। अखिलेश ने धीरे से कहा, इस मोहब्बत का क्या फायदा अगर वह इस घर को अधूरा रखे? कंचन ने कांपती आवाज में कहा, आप बेबस नहीं, आप जालिम बन रहे हैं, एक जीती जागती आत्मा को मार रहे हैं। अखिलेश के चेहरे पर अब गुस्सा आ गया था। पापी नहीं हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा रुतबा, ये घर सब वही रहेगा। तुम मेरी पत्नी रहोगी। या अपने कदम पीछे हटाते हुए बोली, नहीं, ये इंसाफ नहीं है। आपको मेरी बेबसी दिखाई नहीं देती? मैं हाथ जोड़ती हूँ अखिलेश, ऐसा मत करो। भगवान के लिए वह पल भर को रुका, उसके चेहरे पर निगाह डाली, मगर शायद फैसला अंदर ही अंदर कर चुका था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। वक्त किसी के इंतजार में नहीं बैठती और फिर बिना पलटे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में सिर्फ कंचन के सिसकियों की आवाज बाकी रह गई थी। हवा रुकी हुई थी, जैसे दीवारें भी उसके दुख की गवाही बन चुकी हो। वह सोफे पर बैठ गई, हाथों में चेहरे को छुपा लिया। आंसुओं के शब्दों से तेज तेज कह रही थी, और शायद पहली बार
उसे अपने घर की दीवार अजनबी लगने लगी थी। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। उसके लाख मना करने के बावजूद शादी की तैयारियां हो गई थी। 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर धानी से उसकी सगाई हो गई थी। अब हर पल किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही थी। शाम के वक्त आंगन में हल्की रोशनी थी। शीतला देवी सोफे पर बैठी थी। धानी उनके बराबर में, दोनों के बीच खूबसूरत सगाई का लहंगा पहनकर बैठी थी। धानी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि शीतला देवी के होठों पर बहुत ही सुकून झलक रहा था। उसी पल कंचन आंगन में दाखिल हुई। कदम धीरे, निगाहें बोझल, जैसे हर कदम उसके दिल पर बोझ डाल रही हो। उसकी नजरें पल भर को बैठी हुई उस धानी पर गई। उसके होंठ कांपे पर आवाज नहीं निकली। वह चुप से मुंह मोड़कर किचन की तरफ जाने लगी थी कि पीछे से धानी की आवाज आई। कंचन रुकिए, कहाँ जा रही हैं? आपसे मिले कई दिन हो गए हैं, कैसी हैं आप? कंचन के कदम रुके मगर वह पलटी नहीं। उसके कंधे कांपे, फिर धीरे से बोली, जिंदा हूँ, और क्या चाहिए आप लोगों को? मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली है आप लोगों ने। धानी ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने पहने लहंगे की तरफ देखा। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आपके पति खुद मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब अगर आपकी किस्मत में औलाद नहीं है तो वो मर्द है, दूसरी शादी तो करेगा ही ना। उसमें मेरी क्या गलती है? कंचन ने पलटी, सर उठाकर उसे देखा। आंखों में खाली चमक था। इतना घमंड मत करो धानी। भगवान को इतनी घमंड किसी की भी पसंद नहीं आती। शादी के बाद तुम्हारे कोख में ये फूल कभी नहीं खिलेगा। धानी के चेहरे का रंग उड़ गया था, मगर इससे पहले ही शीतला देवी तड़पकर अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। जुबान संभाल कर बात कर, बदतमीज औरत, वह चिल्लाते हुए बोली। तो ये क्या अनाप शनाप बक रही है? एक नई नवेले जोड़े को शराब दे रही है? मैं तेरा खून पी जाऊंगी अगर ये सब दोबारा बोली तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू धानी के सामने अपनी जुबान खोले। कंचन के आंसू बह निकले, मगर शब्द कमजोर पड़ गए। इतनी नफरत क्यों है? माँ, आप देख रही हैं ना, मैंने तो कभी आप लोगों से ये शब्द नहीं कहा। आप ही ने सब कुछ तय किया है। देखो ना, ये अब मुझे ही मुजरिम बना रही है। धानी, तुम चुप रहो, मैं इसको देख लूंगी। शीतला देवी ने उंगली उठाते हुए कहा। तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम मुझसे सवाल करो। तुम इस घर में अब सिर्फ एक बोझ हो, एक बांझ औरत हो, जिसकी वजह से मेरा बेटा अपनी वारिस की खुशियों को खो रहा है। धानी ने गुस्से वाली मुस्कुराहट में कहा। आंटी ठीक कह रही हैं। आपको चाहिए कि चुप से अपनी जगह संभाल लो। आपकी किस्मत में यही लिखा था, और आप अपनी हद में रहो ताकि आपके पति के दिल में आपके लिए थोड़ी बहुत इज्जत बाकी रहे। कंचन मरती आवाज में बोली, इज्जत? तुम लोग जिस मोहब्बत को रोंद चुके हो उसमें इज्जत कहाँ से ढूंढ लोगे? तुम्हें लगता है कि इस शादी से तुम अपने लिए सुकून खरीद लोगे, तो तुम नहीं जानती। धानी, मोहब्बत वो चीज है जो तुम्हारे लिए कभी भी मुयस्सर नहीं होगी। शीतला देवी की खोखली आवाज आई। बकवास बंद करो तुम जैसी औरत के मुंह से मोहब्बत का शब्द भी बुरा सा लगता है। तुम्हारी इज्जत उसी में है कि चुप रहो, और जिस जगह हमने तुम्हें बिठाया वहीं बैठो। मेरा बेटा तुम पर तरस खाकर तुम्हें घर में रख रहा है, वही बहुत है, वरना तुम जैसी औरत को तो पति के चरणों से दूर उठाकर फेंक देना चाहिए। कंचन ने रोते हुए कहा, माँ, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती, एक दिन आपके शब्द आप ही को खाएगी। धानी ने हंसते हुए कहा। ड्रामा करती है। आपके लिए ठीक होगा किचन में जाकर वही करो जो अब आपके हिस्से में आया है। ये सुहाग, ये इज्जत, ये मकाम अब मेरा है। कंचन के होंठ कांपने लगे। आंखों से बहते आंसू चेहरे पर उतर आए थे। वह धीरे से बोली, कभी सोचा है तुमने, जो दूसरों का अधिकार छीन लेते हैं वे खुद अपने अधिकार से दूर रह जाते हैं। भगवान इस चीज की खुद गवाही देता है। तुम्हारा घमंड तुम्हें 2 कौड़ी का करके रख देगा। शीतला देवी हाथ उठाते हुए बोली, बस अब एक और शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो याद रखना, मैं तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। तुम्हारी हैसियत इस घर में अब एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं। कंचन ने रोते हुए अपनी नजरें झुका ली, कदम पीछे कर लिए और चुप से अपने कदमों को पीछे कर लिया। पीछे से धानी का ठहाका गूंजा और जेवरात की खनक गूंजी थी। मैं जाते हुए सिर्फ इतना बोली, तुम्हें इस सब का हिसाब जरूर मिलेगा। और फिर आंगन का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। बाहर शाम गहरी हो गई थी, जैसे आसमान भी उसके दुख के साथ दुख मना रही हो। रात के 10 बज चुके थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर आंगन में बरसती बूंदें बंद हो गई थी, लेकिन बस बूंदों की नमी अभी हवाओं में फैली हुई थी। अखिलेश भारी कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ। टाई खोलकर सोफे पर फेंका, जूते एक झटके से उतारे, कमर की थकन उतारते हुए पलंग की तरफ बढ़ा, मगर अगले ही पल वह ठिठक गया। कमरे की हवा अजीब थी। आज कमरे की खुशबू मध्यम नहीं बल्कि बोझ लग रही थी।
फर्श पर कंचन बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे आंसुओं से तर थे। उसके सामने जमीन पर टिश्यू का ढेर पड़ा हुआ था। अखिलेश ने कुछ पल उसे देखा, फिर उलझे हुए शब्दों में बोला, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? कौन मर गया है तुम्हारा जो इस तरह रो रही हो? एक तो तुम्हें हर छोटी बात पर रोना आ जाता है। परेशान कर दिया है तुमने मुझे। कंचन ने सर उठाया, आंखें आंसुओं से लाल थी। कांपते हाथों से कहा, मर गई है मेरी खुशियाँ, मेरे जिस्म में मेरी आत्मा मर गई है, मेरी पहचान मर गई है। और आप पूछ रहे हैं कौन मरा है? आप इतने अनजान कैसे बन सकते हो? आपको नजर नहीं आती मुझ पर क्या बीत रही है? आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है। अपनी खुशियाँ प्यारी है। वह दिन दूर नहीं जब मैं भी मर जाऊंगी और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेरे अर्थी को ले जाकर सिर्फ चिता पर लिटा देना, अगले ही दिन शादी कर लेना। अखिलेश के चेहरे पर बल पड़े थे। तुम्हें फिर से क्या हो गया? आखिर रोज रोज का यही रोना है। मैं अब तंग आ चुका हूँ। इन फालतू बातों को छोड़ दो और मुझे रोने की वजह बता दो। वह तड़प कर बोली, आज आपकी माँ और आपकी वारिस पैदा करने वाली मंगेतर ने मुझे ये सब सुना दिया है जो शायद किसी दुश्मन को भी नहीं सुनाया जाता। मेरी औकात, मेरी हैसियत दिखा दी है उन लोगों ने। सब खाक में मिला दिया है। वह कल की लड़की मुझे बांझ कह रही है कि मैं अब इस घर में सिर्फ एक साया हूँ। इस घर में मेरी कोई औकात नहीं। आपने मुझसे शादी की थी मगर मुझे यही तकलीफ देनी थी तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए थे? अखिलेश ने एक गहरी सांस ली और उसको देखते हुए बोला, तो तुम्हें उनकी बातों का इतना असर होने लगा है। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या धानी अखिलेश के वारिस को जन्म दे पाएगी या नहीं? और कंचन अपनी सौतन को और अपने पति को कितना बर्दाश्त करती है? इसका दूसरा भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।